गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप जो पिछले विगत एग्जाम ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए, माइनिंग सरदार के कैंडिडेट, ओवरमैन और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। पढ़िए और उसका समझिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 51, द नंबर ऑफ बकेट्स इन ए बकेट व्हील एक्सकेवेटर इज। यानी कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो नेवेली लिग्नाइट में चल रही है, जो कि लिग्नाइट कोल को कट करके लोड करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, उसमें बकेट की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 1 कहता है 6, ऑप्शन 2 कहता है 9, ऑप्शन 3 कहता है 16, ऑप्शन 4 कहता है 6 या 9, ऑप्शन 5 कहता है 9 या 16। तो इस संबंध में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बकेट व्हील एक्सकेवेटर का फिगर, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये बकेट व्हील है जिसमें बकेट लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी मैं लिखा हूँ 0.4 से लेकर 6.3 क्यूबिक मीटर तक का एक बकेट रहता है, जिसमें उतनी मटेरियल आ सकती है। जिसमें बकेट की संख्या जो है 6 से 18 नंबर तक लिखी हुई है। यहाँ पर आप देखे रहे होंगे, मेरे कर्सर के साथ नज़र घुमा रहे होंगे तो लिखी हुई है BWE यानी कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर। बकेट व्हील एक्सकेवेटर हैज़ व्हील अराउंड 2.5 मीटर से 17 मीटर डायमीटर, जिसमें व्हील का जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का रहता है वो 2.5 मीटर से 17 मीटर के बीच में रहती है, और कंटेन करके रखता है ये 6 से 18 नंबर इवेनली स्पेस्ड बकेट, जिसकी कैपेसिटी रेंजिंग जो बकेट की जो कैपेसिटी रेंजिंग करती है वो 0.04 क्यूबिक मीटर से 6.3 क्यूबिक मीटर अराउंड इट्स पेरीफेरी। तो ये पेरीफेरी में बकेट जो है लगी रहती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गई कि 6 से 18 के बीच में बकेट की संख्या रहती है। और इसके कंपोनेंट या अन्य भाग मिश्रा सर के माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, और जैसे ही आप कह करके निकालेगा बकेट व्हील एक्सकेवेटर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो उसके कंपोनेंट और उसके सभी फंक्शन आपको दिखाई देने लगेंगे। तो चलिए, आप ये बैक पेज पर आकर के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो 6 से 18 कही गई थी, तो 6 या 9 यहाँ पर ये फिट बैठ रहा है। 6 हो सकती है या 9 हो सकती है, जो कि 6 और 18 के बीच में आती है। यहाँ पर 9 और 16 नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो 6 से कम है, 6 से 18 बोला गया है, लेकिन ये जो रेंज है ये बेटर रेंज है, इसलिए आपने कॉमन सेंस का उपयोग करते हुए चौथे नंबर का आंसर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। क्या कह रहा है, द एडवांटेज ऑफ क्राउलर माउंटेड फ्रंट इंड लोडर एज कंपेयर्ड विथ द व्हील माउंटेड लोडर। यानी कि जो क्राउलर माउंटेड फ्रंट इंड लोडर होती है वो उसके सापेक्ष जो व्हील माउंटेड लोडर होती है उसके सापेक्ष क्राउलर माउंटेड इंड लोडर फ्रंट इंड लोडर का फ़ायदा क्या है, क्राउलर माउंटेड फ्रंट इंड लोडर का एडवांटेज क्या है, वो आपको देखनी है। लेकिन उसको टिक नहीं लगाना है, जो फ़ायदा है, जो फॉल्स होगी उसको लगाना है। तो ट्रैक्टिव इफर्ट प्रोवाइडेड इज मोर। तो ट्रैक्टिव इफर्ट जो क्राउलर माउंटेड की होती है वो ज़्यादा मिलती है। ट्रैक्टिव इफर्ट क्या होता है, जो इंजन द्वारा जो इफर्ट खींचने के लिए, पुल करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, वो कहलाती है ट्रैक्टिव इफर्ट। तो वो मोर होती है क्राउलर माउंटेड के लिए। ये सही स्टेटमेंट है, इसको टिक नहीं लगाना है। निगोशिएट हाई ग्रेडियंट। हाई ग्रेडियंट में क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए पहले भी बता चुका हूँ कि 1/6 से अधिक ग्रेडियंट जब रहती है तो वहाँ पर ये क्राउलर माउंटेड काम कर जाती है। तो 1/6 ग्रेडियंट तक के लिए ये चल जाती है, जबकि उससे कम ग्रेडियंट, उससे अधिक ग्रेडियंट पर ये जो है प्रॉब्लम करती है। जबकि टायर माउंटेड ग्रेडियंट जो होती है अधिकतम उसके लिए 1/8 रहता है। तो ये ग्रेडियंट को निगोशिएट करता है। ग्राउंड प्रेशर एक्सर्टेड इज लेस। ये ग्राउंड प्रेशर कम एक्सर्ट करता है। मशीनरी स्टेबिलिटी इज मोर। मशीनरी की स्टेबिलिटी अधिक रहती है। नन ऑफ दी ऑप्शन। तो यहाँ पर ग्राउंड प्रेशर ये जो है अच्छा एक्सर्ट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट, तीसरी नंबर स्टेटमेंट आपको रॉन्ग है, फॉल्स है। इसको आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए क्या कह रहा है, डंपर, जो डंपर पिक्चर में दिखाई दे रही है, आर क्लासिफाइड है। उसको कितने तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। रियर इंड डंपर, मतलब पीछे से
अनलोड होने वाली डंपर, साइड डंप लोड ऑन बैक ट्रक। तो साइड डंप से होती है, और ये जो है एक अलग प्रकार की डंपर हो गई, जिसमें तीसरा कहता है बॉटम डंप डंपर, यानी कि ये जो डंपर दिखाई दे रही है इसके बॉटम से डंप होने का काम होती है। जैसे सूट खुलता है तो वो जो है डंप करना स्टार्ट कर देती है। रियर इंड डंपर, यानी पीछे से, तो जो पहले नंबर में दिया है वो दिया ही है। साइड डंप लोड, साइड डंप लोड और ऑन बैक ट्रक, तो ये जो दूसरे में दी हुई है वो दोनों तो दिख ही रही है, ऑल द ऑप्शन। तो यहाँ पर डंपर का प्रकार जो क्लासिफाई किया गया है तो वे सभी डंपर बेस्ड हैं क्लासिफाई करने के लिए, इसलिए ऑल द ऑप्शन को टिक लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 1450 आरपीएम, यानी कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो रोटेट कर रही है 1450 आरपीएम पे और डिस्चार्ज कर रहा है पानी को 360 क्यूबिक मीटर पर आवर, और द लोड ऑफ 85, दो हेड ऑफ 85 मीटर, यानी कि जो हेड जनरेट कर रही है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप 85 मीटर तक पानी को फेंक रहा है। द ड्राइविंग पावर ऑफ द पंप इज 115 किलोवाट, उसकी ड्राइविंग पावर 115 किलोवाट है। इफ द पंप रोटेट्स एट 960 आरपीएम, यदि पहले जो 1450 आरपीएम पर रोटेट हो रही थी तो वो ये 360 क्यूबिक मीटर पर आवर के रेट से डिस्चार्ज कर रहा था, 85 मीटर तक डिस्चार्ज कर रहा था, और जिसकी ड्राइविंग पावर जो है 115 किलोवाट थी। लेकिन अब अगर पंप जो रोटेट होने लगी 960 आरपीएम पर कम हो गई है तो उसकी पावर क्या होगी? तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या सेंट्रीफ्यूगल फैन हो, उसमें जो रिलेशन आप पढ़े हैं कि पावर जो होती है आरपीएम का क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पावर जो होती है आरपीएम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस केस में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो मैं रखा हूँ इसको मैं अगर हटा दूँ यहाँ से तो आप जो है इसको अच्छे से देख पाएंगे। ये मैं यहाँ से ले आया, आप देख रहे होंगे कि P1 क्यों क्या बताया मैं कि पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आरपीएम के, यानी स्पीड के क्यूब के। तो क्यूब को मैं यहाँ N1 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 3 बार लिखा हूँ, उसी तरह से N2 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 3 बार लिखा हूँ, और P1 बटे P2 के बराबर में ये है। वैल्यू अगर रखते हैं, P1 का वैल्यू 115 दिया हुआ है वो रख दिए, P2 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। N1 की वैल्यू दी हुई है 1450 तो 3 बार उसको लिख दिए, और जो N2 की वैल्यू 960 दी हुई है उसको 3 बार लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इसको P2 को निकालने का काम करेंगे तो आएगी आपको 33.37 किलोवाट। आप अपने से कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करके देखिएगा तो ये वैल्यू 33.37 किलोवाट आएगी। तो आप इसके नियर अबाउट आंसर 2 नंबर है जिसको आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, दिस टाइप ऑफ डोजर डज नॉट हैव डिगिंग पावर, मतलब इसमें से कौन से टाइप का डोजर है जिसकी डिगिंग पावर नहीं होती है? तो यहाँ पर जो आपकी डिगिंग पावर की बात की जाती है, यानी कि खोदने की पावर, तो ये जो बुलडोज़र है तो बुलडोज़र की डिगिंग पावर होती है। टिल्ट डोजर भी जो होती है वो उसकी भी डिगिंग पावर होती है। अगर स्लाइड शो के तहत मैं बड़ा कर दूं तो और अच्छे से आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए ये मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर दिया। तो बुलडोज़र तो डिगिंग पावर होती है। टिल्ट होने वाली डोजर भी जो है, जो ब्लेड जो है दाएं बाएं टिल्ट हो सकती है, उसकी भी डिगिंग पावर रहती है। पुश डोजर की भी डिगिंग पावर रहती है। लेकिन यू शेप्ड डोजर जो रहती है, जो यू आकार में बनी हुई रहती है, तो यू का बॉटम पोर्शन से डिगिंग करने का काम नहीं किया जा सकता। तो ये यू शेप्ड डोजर ही जो है आपकी राइट आंसर होगी फ्रेंड्स। तो चलिए अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। चलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स देना ना भूलिए। अगर नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए थैंक यू।